नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं अक्षय विद्वा। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। फ्री फ्री फ्री, राशन फ्री, बिजली फ्री, सरकारी बसों में यात्रा फ्री, कैश ट्रांसफर जैसी मुफ्त की योजनाएं राज्य सरकारों के खजाने लगातार खाली करती जा रही हैं। दो कहावतें आपने सुनी होंगी जो मैं दोहराऊंगा, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। एक दूसरी कहावत है कि तेल जले सरकार का, मिर्जा खिले फाक। इसके शाब्दिक अर्थ पर आप ना जाएं, लेकिन ये वर्तमान परिदृश्य में बहुत जरूरी और बड़ी यथोचित लगती हैं दोनों कहावतें। मतलब आप निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा आज का विषय है सरकार का खजाना खाली करती है योजनाएं। लेकिन आज ऐसी मुफ्त की स्कीम राजनीतिक दलों के लिए जरूरी नहीं बल्कि एक मजबूरी बनती जा रही हैं, क्योंकि इन स्कीम्स की बहार आई हुई है और कंपटीशन चल रहा है, प्रतियोगिताएं चल रही हैं। वेलफेयर स्कीम को अगर आप छोड़ दें तो मुफ्त की रेवड़ी से जनता का कितना कल्याण हो रहा है, उससे देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है, क्या ये आप सोचते हैं? क्या ये आर्थिक मामलों के जानकार सोचते हैं? लेकिन नेता ये बिल्कुल नहीं सोचते हैं। फ्री की योजनाओं से खरीदा जा रहा है इस देश का वोट बैंक। एक बड़ा सवाल जो आज हम उठा रहे हैं, सवाल ये भी कि क्या भारत के विकास के लिए फ्री की स्कीम, कैश ट्रांसफर कर देना लोगों के जनधन खातों में, ये तमाम स्कीम्स जरूरी हैं या मजबूरी हैं? क्या राजनीतिक पार्टियां बिना बजट देखे सिर्फ चुनावों के हवाई किले बना रही हैं, हवाई बातें कर रही हैं, और फ्री की योजनाओं से जो कर्ज सरकारों को लेना पड़ रहा है वो कर्ज कितना है, और क्या उस कर्ज का बोझ जनता पर भी पड़ेगा? सरकार अपने बजट में कैसे आखिर ये कर्ज मैनेज करती हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल और हमारे आज के इस शो की पड़ताल। पहले रिपोर्ट देखिए। एक बहुत पुरानी कहावत है, कर्ज लेकर घी पीने की। कमोवेश कुछ ऐसा ही हाल राज्य सरकारों का भी है। दरअसल राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के चक्कर में कैश ट्रांसफर जैसी स्कीम और मुफ्त की योजनाओं का वादा करते हैं, कामयाब भी होते हैं। लेकिन क्या भारत के विकास के लिए फ्री स्कीम या कैश ट्रांसफर जैसी स्कीम की जरूरत है? ये एक बड़ा सवाल है। केजरीवाल की गारंटी जारी कर रहे हैं। केजरीवाल की गारंटी का मतलब है पक्की बात, उसमें कच्ची बात कुछ नहीं होती है। पुरानी 6 रेवड़ियां थी, वो 6 के 6 रेवड़ियां जारी रहेंगी, जो कि अगले 5 साल के अंदर पूरी की जाएंगी। अभी हम लोगों ने तय किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में इस बात को जोड़ते हैं कि महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपए हर महिलाओं को दिया जाएगा। इन मुफ्त की योजनाओं से लाभार्थियों की बल्ले बल्ले हो जाती है, लेकिन सरकारों पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही चला जाता है। ऐसे में यही वजह है कि फ्री वीज के चक्कर में राज्यों की माली स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है। राज्य सरकारों को इसे पूरा करने के लिए भारी कर्ज लेना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि इस साल राज्यों के कर्ज का आंकड़ा 9.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है। पिछले साल राज्य सरकारों ने 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज लिया था। पंजाब के पास उसकी जीडीपी का 44.1% कर्ज है। ऐसे कुल 15 राज्य हैं जिनका कर्ज जीडीपी की तुलना में 30% से ज्यादा हो गया है। साथ ही ये राज्य और ज्यादा कर्ज लेने की योजना भी बना रहे हैं। एक जानकारी के मुताबिक कर्नाटक सरकार को अपनी 5 गारंटी पूरी करने के लिए अतिरिक्त 60,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश को लाडली बहना योजना के लिए 24,000 करोड़ रुपए चाहिए, तो वहीं तेलंगाना की 25% आय केवल 6 गारंटियों को पूरा करने में लग रही है। दिसंबर 2024 में आई आरबीआई रिपोर्ट के मुताबिक सब्सिडी पर खर्च में तेज बढ़ोतरी से शुरुआती तनाव का एक क्षेत्र पैदा हुआ है। यह एग्रीकल्चर लोन माफी, मुफ्त और सब्सिडी वाली सेवाओं, कृषि और घरों को बिजली, परिवहन, गैस सिलेंडर और किसानों, युवाओं व महिलाओं को नकद राशि के भुगतान की देन है। आंकड़ों पर नजर डालें तो ये साफ होता है कि राज्यों का कर्ज पिछले 5 साल में काफी बढ़ गया है। वित्त वर्ष 2020-21 में 6.51 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया। वित्त वर्ष 2021-22 में
4.92 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया। वित्त वर्ष 2022-23 में 5.18 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया और वित्त वर्ष 2023-24 में 7.17 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया। वित्त वर्ष 2024-25 नवंबर तक 9.20 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेने का अनुमान है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट स्टेट फाइनेंस और रिस्क एनालिसिस 2022 में एक टर्म इस्तेमाल किया गया, फ्रीबीज। इस रिपोर्ट का दावा है कि जिस प्रकार सरकारें प्रदेशों में फ्रीबीज दे रही हैं, उसका प्रभाव राज्यों के खजाने पर बुरी तरह पड़ रहा है और सरकारें उन कार्यों को नहीं कर पा रही हैं जिनका फायदा भी लॉन्ग टर्म में जनता को होता है। ताजा उदाहरण हिमाचल प्रदेश का है, जहां प्रदेश सरकार का खजाना इस तरह खाली हुआ कि मुख्यमंत्री ने ये घोषणा कर दी कि वे और उनके मंत्री और अन्य अधिकारी 2 महीने तक वेतन नहीं लेंगे। आरबीआई की रिपोर्ट में फ्रीबीज को इस स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2026-27 तक राज्यों की आय में और कमी होगी और उनके खर्चे बढ़ते चले जाएंगे। इसमें सबसे खराब स्थिति में पंजाब होगा। केरल, बंगाल और दिल्ली जैसे राज्यों की भी स्थिति खराब हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी फ्रीबीज पर चिंता जाहिर की और ये कहा था कि चुनावी वायदों को पूरा करने के लिए फ्रीबीज का सहारा लिया जाता है, लेकिन उसकी भी एक सीमा होना चाहिए और फ्रीबीज और लोक कल्याणकारी योजनाओं में फर्क समझा जाना चाहिए। जब करदाता ये सवाल पूछता है कि उसने तो कर जमा किया, फिर क्यों नहीं बनी सड़कें और क्यों नहीं हुआ पुल का निर्माण, तो उन्हें क्या जवाब दिया जाए, एक बड़ा सवाल है। आंकड़ों को देखें तो विगत 5 वर्षों में राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी मुफ्त घोषणाओं की वजह से प्रतिवर्ष कर्ज का आंकड़ा राज्य सरकारों पर तेजी से बढ़ता चला जा रहा है और चुनाव पर चुनाव चुनी हुई सरकारों के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। जबकि टैक्स कलेक्शन पर नजर डालें तो तमाम कर लगाने के बाद जिसका असर मध्यम वर्ग पर सीधा हो रहा है, फिर भी कर्ज लेना राज्य सरकारों की मजबूरी बन चुका है। मुफ्त की रेवड़ी से चुनाव तो जीता जा सकता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास की दर घटती जा रही है। ऐसे में सरकारें चारवाक दर्शन की तर्ज पर काम कर रही हैं। श्लोक यावत् जीवेत सुखम जीवेद ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। स्पेशल रिपोर्ट स्वदेश न्यूज। एक बहुत पुरानी तो वादों का पिटारा है और कर्ज का सहारा है। अगर वादे पूरे करने हैं तो कर्ज चाहिए और चाहिए और चाहिए। हालात अब यहां तक पहुंच चुके हैं। आंकड़े जो आपने देखे, एक बार अगर हम फिर से भी दोहरा दें तो मध्य प्रदेश 45,000 करोड़ का कर्ज ले रहा है और मध्य प्रदेश को अपनी लाडली लक्ष्मी योजना को पूरा करने के लिए करीब 24,000 करोड़ का कर्ज चाहिए। इसके अलावा अगर आप उत्तर प्रदेश को देखें तो 36,000 करोड़, राजस्थान को देखें तो 23,707 करोड़। ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो कायम किए हैं। पंजाब की जीडीपी का टोटल 40.1% कर्ज पंजाब लेता है। थोड़ा आप ऊपर चलें भारत के नक्शे के हिसाब से उत्तर में तो पंजाब से ऊपर हिमाचल है और हिमाचल का हाल अब ये है कि वहाँ के मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया था बीच में कि सरकारी खजाने का ये हाल है कि उनके मंत्री और उनके अधिकारी 2 महीने का वेतन माफ़ कर रहे हैं। बड़ा एहसान करेंगे जनता के ऊपर। पहले आपने खजाना लुटाया और अब वेतन काटकर आप खजाना भरने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। विषय बड़ा पेचीदा है और आप सबको समझना पड़ेगा, क्योंकि सच कहने के लिए हिम्मत चाहिए, दम चाहिए और इस पर कोई आवाज नहीं उठाएगा। दर्शकों में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि फ्री की रेवड़ियों का फायदा आपको भी मिल रहा होगा, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि जैसे कोल माइंस में होता है, तरक्की तो बहुत आती है, लेकिन पता लगा आपके घर के नीचे से कोयला खींच लिया गया, जिसने आपको घी पीने के पीपे दे दिए, सोना दे दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, लेकिन पता लगा कि एक दिन वो घर धंस गया। तो जड़ें तो कहीं दीमक की तरह ये जो फ्री बीज है ये आपके नहीं खा रहा। चलिए हम शुरुआत करते हैं चर्चा की। प्रदीप बैस साहब हैं, आप बीजेपी के पक्षकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता हैं। डॉक्टर HN उपाध्याय हैं, आप कांग्रेस की ओर से हमारे पक्षकार हमारे डिबेट में इस समय हैं। सिद्धार्थ शर्मा जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी राणा फाउंडर हैं आप वॉइस ऑफ बैंकिंग के,
आप हमारे आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ के तौर पर आज जुड़ रहे हैं। कपिल होलकर साहब हैं, आप आर्थिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हमारे चैनल हेड स्वदेश न्यूज़ के आरपी श्रीवास्तव साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का स्वदेश न्यूज़ की इस डिबेट में, इस चर्चा में। और मुझे लगता है कि चर्चा शुरू होने से पहले इशारा कर रही कि आप, ये वो मंथन है कि आप इसमें जितना भी घोलेंगे इसमें मक्खन तो नहीं निकलेगा, इसमें विष ही निकलने वाला है, अमृत नहीं निकलेगा, क्योंकि फ्रीबीज का मामला ऐसा ही है। तो हमने एक पंक्ति यहाँ पर दी हमारे टॉप बैंड्स में, आप देखेंगे, और वो ये है कि कमल, हाथ और आप, सब पर मुफ्तखोरी की छाप। तो ये मुफ्तखोरी की दौड़ लग रही है, ये प्रतियोगिता हो रही है। आप जितना मुफ्त बांटेंगे आपको वोट उतना ज़्यादा मिलेगा। प्रदीप भाई साहब, क्योंकि सरकार देश में और मध्य प्रदेश में जहाँ हम हैं, राजधानी भोपाल में आप ही की है, तो आपसे ही शुरू किया जाएगा। और मुझे लगता है कि पिछले 20 सालों में अगर मध्य प्रदेश का हिसाब देखें तो क्या 20 साल पहले मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश की आवाम इतिहास में जानती थी कि फ्रीबीज क्या होता है? नमस्कार सर, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार जी। अगर प्रश्न ये है तो सर, जो स्टेट है, स्टेट का काम वेलफेयर का काम करने का है, और अगर वो रूल्स बनाती है, सर ये वॉइस एको कर रही है, ये एको कर रही है सर, ये दूसरे की भी वॉइस मुझे आ रही है, कृपया इसको ठीक कराएं। जी, अश्विनी राणा जी बात कर रहे थे, उनको हमने अभी ऑफ एयर कर दिया, आप बोले। जी, ऑफ एयर ना करिए, म्यूट करा दीजिए, वो बहुत सीनियर दिख रहे हैं, तो विंडो में आप हैं, अच्छा नहीं। अभी मैं और आप हैं, बस बोलिए। जी, धन्यवाद सर। मैं जी देखिए कहना चाह रहा कि गवर्नमेंट जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल कराती है, या गवर्नमेंट जिस प्रकार से जो प्रक्रिया है, या लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से जाए तो षोडश जनपद से लोकतांत्रिक व्यवस्था शुरू होती है हमारे यहाँ, और उसके बाद शासनकाल के बाद अंग्रेजों की व्यवस्था, अंग्रेजों के बाद 55 वर्षों तक इंडियन नेशनल कांग्रेस की व्यवस्था रही है, और दिल्ली में पिछले 10 वर्षों से आम आदमी पार्टी की व्यवस्था रही है। अगर मैं आप 5 सेकंड एक्स्ट्रा अगर काउंट करें तो मैं बताऊं, देखिए अरविंद केजरीवाल जी जब ये फ्री वाली पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स शुरू कर रहे थे, तो उनके जो परामर्शदाता थे उन्होंने लॉजिक दिया था कि देखिए यूरोप में, बेल्जियम में ऐसी व्यवस्थाएं, कई ऐसे देश हैं जहां पे कि ये व्यवस्थाएं हैं, सरकार मुफ्त बिजली, मुफ्त बसेस की यात्राएं कराती है। तो राजनीतिक दल आए इस को लेकर के, पॉपुलिस्ट राजनीति को लेकर के, कि ठीक है हम ऐसा करेंगे, लेकिन फंडामेंटली गवर्नमेंट का काम क्या है? अपने नागरिकों को सुविधाएं उपलब्ध कराना। अब अगर वो अगर कंट्रोल सिस्टम से जाती थी, पीडीएस के सिस्टम से जाती थी, मुझे याद है कि हमारे घर में भी कंट्रोल का कार्ड होता था, जिसमें कुछ और तो नहीं लेते थे, चीनी जरूर लेते थे, मिट्टी का तेल लेते थे। मैं पहले से हम सबने देखा है वो। जी, तो अगर ये कंट्रोल सिस्टम में व्यवस्था आई, और 1991 के बाद जब मार्केट इकोनॉमी खुली, उसके बाद के परिवर्तनों को आप देखें तो टर्मिनोलॉजी चेंज होती गई। सरकार का काम है जनता को राहत पहुंचाना, जनता को प्रगति की राह देना, सुरक्षा देना और व्यवस्थित रखना। तो सर ये अपनी पॉकेट देखकर ना कि कर्ज लेकर, मुझे ये तो समझाइए। निश्चित तौर पे सरकार अपनी व्यवस्था बनाती है, लेकिन आप बताइए हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में 5 साल एक सरकार रहती है। मैं इस समय एक दूसरी स्टेट ऑफ माइंड से बात कर रहा हूं कि पिछली सरकारें अगर लेके गई हैं, क्या हमारी देश की पढ़ी लिखी, सर ये बहुत इंटरप्शन होता है सर, पता कहां से लोगों को पकड़ के ले आते हैं आप, इनको इतना सेंस नहीं है कि बोलने वाले को, ये रिस्पेक्ट द स्पीकर वाली पॉलिसी होनी चाहिए। किसकी आवाज आ रही है अभी ऑन एयर? तो सर आप ही की आ रही है, आपको किसका डिस्टर्ब हो रहा है मुझे नहीं पता। सर पीछे से मुझे बहुत किसी साथी वक्ता की म्यूजिक बज रहा है सर, मेरा फ्लो टूट जाता है, और ठीक है थॉट प्रोसेस का वो खत्म हो जाता है। मैं अपने तकनीकी सहयोगी से कहूंगा आप चेक करेंगे किसकी आवाज आ रही है। इन लोगों को म्यूट, सबको म्यूट करा दें। मैं नहीं शिकायत करूंगा अगर मैं काउंटर करता हूं, मेरी आवाज म्यूट रहे। तो सर मैं बता रहा था कि जैसे जैसे होती है, शब्दावलियों में भी परिवर्तन आता है। आप क्या बताइए, कंट्रोल सिस्टम से अगर कम कीमत पे चीनी मिलती थी या मिट्टी का तेल मिलता था, मुझे शायद पता है कपड़े भी कंट्रोल सिस्टम से मिलते थे, तो आप उसको क्या कहेंगे? उसको फ्री कहेंगे? जिसकी क्षमता है वो उतना सब्सिडाइज रेट करके दे दे। तो सब्सिडी से के नेक्स्ट स्टेप लेवल पे आ करके अगर सीधे डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, और उन चीजों को खत्म किया जा रहा है जो लीकेज होता था या जो पिलफरेज होता है कि कहीं से भाई सरकार ने, स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहते थे कि हम तो 1 रुपया भेजते हैं, केवल 15 पैसा मिलता है। अब अगर उसको हटा करके उस व्यवस्था को दूसरी व्यवस्था में ला दिया गया,
और 5 साल पहले वाली सरकार जो है फ्री बस देके गई, कल की डेट में कोई मान लीजिए कि कोई फ्री बस सर्विसेज। आज दिल्ली की डीटीसी की हालत इतनी बुरी तरह से खराब है कि उनके फ्लीट में किसी समय 5000 बसें होती थी, आज 1300 बसें हैं। तो अल्टीमेट सफरर कौन है? उस महिला को क्या लाभ उस फ्री बस का जब उसको समय पे बस का टिकट ना मिले? तो मैं अगर राजनीति की बात करूं तो देखिए सारे के सारे कमोबेश हमारे देश की वर्तमान स्थिति में ये मजबूरी बन गई है। मैं बताऊं बहुत ध्यान से, आपने कम से कम इसको स्वीकार किया। मैं एग्री कर रहा हूं आपकी इस बात को अप्रिशिएट कर रहा हूं कि आप इसको स्वीकार कर रहे हैं कि मजबूरी। लेकिन अगर कोई बोल्ड स्टेप लेती है कोई गवर्नमेंट, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकारें जो है, हमारी मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार बोल्ड स्टेप लेने के लिए जानी जाती है। आप बताइए जो डेवलपमेंट वर्क चल रहे हैं, आप बताइए आज हाईवेज हमारे देश में जो पहले से, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जब भी रही तो उन्होंने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम किया है, चतुर्भुज योजना अटल जी से लेकर के अब की योजना है। सर मैं 3-3 घंटे 50 किलोमीटर का सफर मैंने 3 घंटे में तय किया है, और आज वो है कि मैं 35 मिनट में या 40 मिनट में वो 50 किलोमीटर का सफर तय हो जाता है। तो अगर इस तरह के डेवलपमेंट वर्क चाह रहे हैं, कोई सरकार इनिशिएट करती है, तो क्या जनता क्या हमारी पॉपुलेशन इतनी है सक्षम आज की डेट में, लिटरेसी लेवल उतना है कि वो मैच्योर होकर के करेंगे? नहीं हो सकता। मैं आऊंगा आपके पास, लौटूंगा, थोड़ा सबको ले लेते हैं। अभी हम 1 घंटे बैठेंगे, हम इस पर बिल्कुल मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे, आपके पास फिर लौटूंगा। आप धागे के कुछ पकड़ तो रहे हैं जो मैं पकड़ाना चाह रहा हूं, लेकिन आप दूसरे सिरे से पकड़ रहे हैं। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए गए खर्च को, इन्वेस्टमेंट को गलत नहीं कह रहा सर। मेरा सवाल, मैं भी भारतवंशी हूं, राष्ट्रवादी हूं, देशभक्त हूं। मेरा प्रॉब्लम ये है, मैं ये चाहता हूं कि खर्च इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो, जड़ में पानी दिया जाए, ना कि पत्तों पर स्प्रे किया जाए। शिक्षा पर काम कीजिए, स्वास्थ्य पर काम कीजिए, युवाओं को आप रोजगार का सृजन दीजिए ना, किसान को आप समर्थन मूल्य दीजिए ना। आप फ्री करेंगे। मैं लौटूंगा आपके पास, पहले कांग्रेस को ला रहा हूं मैं। डॉक्टर HN उपाध्याय हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। सर, उपाध्याय साहब, हमने लिखा है कि कमल हाथ और आप सब पर फ्री की छाप। तो मैं आपको भी उसी पंक्ति में लाकर खड़ा कर रहा हूं, क्योंकि ये जो प्रतिद्वंदिता आप लोगों ने चलाई है फ्री की रेवड़ी की, इसमें सब बराबर के दोषी हैं। मेरा कर्ज लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से मेरी दिक्कत नहीं है। मेरी दिक्कत है कि आप लोगों को फ्री खाना, फ्री रहना, एक वर्ग है जो मेहनत करना छोड़ चुका है, जो टैक्स दे रहा है वो टैक्स दे रहा है, लेकिन एक वर्ग है जो सिर्फ इस देश के टैक्स से आई इनकम से पल रहा है। उपाध्याय साहब जी, अच्छा जी, टैक्स पेयर जितने भी लोग हैं, निश्चित रूप से वो मध्यम वर्ग के लोगों का ये दुख है। लेकिन आप ये देखिए कि पहले की सरकारें भी जन कल्याणकारी और लोक कल्याणकारी कार्य किया करती थी जी, लेकिन इस प्रकार का भार नहीं पड़ता था। देखिए, अगर आप जैसे हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी कह रहे थे 8,500 रुपया बेरोजगार युवक या महिलाओं को देने के लोकसभा के चुनाव के पहले, मनरेगा सबसे पहले आप लोग लेकर आए, आपकी पार्टी मनरेगा लेकर आई, और उसमें कम से कम एक अच्छाई ये थी कि ठीक है भ्रष्टाचार होता था, लेकिन लोग काम तो करते थे ना सर, विकास कुछ तो हो रहा था। अब तो कोई काम ही करना नहीं चाहता। अब तो सिलेंडर मुफ्त है, बिजली मुफ्त है, घर बन गया, लेटरिन टॉयलेट बाथरूम बन गए, सब बन गए। नमक लीजिए, राशन लीजिए, जो चाहिए वो लीजिए, काम मत कीजिए। नहीं करेंगे तो भी चलेगा, घर बैठिए। जी अच्छा जी, अब आपने मनरेगा का उदाहरण दिया तो उसमें अधिक से अधिक लोगों को लिए साल में 100 दिन का रोजगार मिलता था और लोग काम भी करते थे जी। तो काम के बदले रोजगार मिलता था, उसको भी इन लोगों ने कमजोर कर दिया। बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, मुद्रा का मूल्य लगातार गिर रहा है, 25-26 करोड़ से अधिक महंगाई गरीबी रेखा से जो नीचे हमने लाए। लेकिन आपके भी तो चुनावी मैनिफेस्टो में सर लंबी घोषणाएं होती हैं और कोशिश होती है कि वर्तमान सरकार की सत्ताधारी पार्टी की घोषणाओं का जो चुनावी घोषणा पत्र होता है मैनिफेस्टो, उससे वजनदार आपका हो। पीछे कौन कहा है? जी अच्छा जी, हमारी यहाँ तक बात है, देखिए अब ये लोग पैसा बांटते हैं, पैसा बांटते हुए इनके मंत्री विधायक पकड़े जाते हैं कि फ्री बीज नहीं है। ये फ्री बीज नुकसानदेह हमारे देश के लिए है। नहीं, वो तो भ्रष्टाचार तो है ही जी। बड़े बड़े उद्योगपतियों का 15 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ रुपया माफ कर देना तो टैक्स पेयर का ही पैसा है ना, वो कितना पैसा है उसको आप बाजार में ला दीजिए। हमने लिखा है, आप इस शो को देखिएगा, हमने लिखा है देश का दंश है भ्रष्टाचार और मुफ्तखोरी, देश का दंश, हमने लिखा है। ये भी आपने सही लिखा है। अच्छा जी, आपने सही लिखा है। देखिए पहले के ये लोग देखिए, जब तक हम रोजगार को नहीं बढ़ाएंगे,
हमारे लिए बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, नौकरी लोगों को नहीं देंगे तो कमाएंगे नहीं, वो पैसा आएगा फिर वो बाजार ठीक है, में जाता मैं लौटूंगा, यही दिक्कत है इसलिए उपाध्याय साहब। ये जो आप है कर्ज लगातार चलिए, बढ़ता जा रहा मैं है। प्रदीप बैस साहब की भी तारीफ करूंगा। आपने स्वीकार किया कि फ्री बीस्ट मजबूरी है, आपने भी कहा कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, ये भी दंश है, रोजगार का सृजन होना चाहिए, ये भी दंश है, फ्री बीस्ट फ्री की रेवड़ियां नहीं होनी चाहिए। हमारे आर्थिक विश्लेषक हैं अश्विनी राणा साहब और कपिल होलकर साहब, उनके पास भी हम जाएंगे। पहले सिद्धार्थ को मैं लेकर आऊंगा। सिद्धार्थ शर्मा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है हमारे साथ। सिद्धार्थ साहब, आप तो जानते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा कौतूहल, वोट बैंक, पॉपुलैरिटी आज भी है। आप लोगों ने 200 यूनिट, 150 यूनिट और पता नहीं कितने कितने स्लैब बनाकर, वहां पर यमुना पावर लिमिटेड काम करता है, BSES काम करता है, लेकिन आप लोग सरकार के खातों से बिजली तो खरीदते हैं अकाउंट से, लेकिन आप जनता को फ्री देते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं, पानी को लेकर योजनाएं हैं, आपने मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, आपने शिक्षा में बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन सर, सवाल प्रॉब्लम ये है कि आप पॉलिसी मेकर्स को काम ऐसा करना चाहिए कि जनता की पेइंग कैपेसिटी बढ़े, ना कि फ्री की खाने की आदत बढ़े। फरमा रहे हैं और जिस कार्यक्रम ये कहा कि फ्रीबी इस देश का दंश है, तो क्या इसका मतलब ये माना जाए कि इस देश के जो 5000 सांसद और विधायक हैं, जिनको काफी सारी चीजें फ्री में मिलती है, बहुत बढ़िया सवाल उठाया आपने। इसमें आपकी पार्टी के भी नेता शामिल होंगे। सांसद या विधायक आप बन जाते हैं तो आपको बिजली मुफ्त हो जाती है, टेलीफोन मुफ्त हो जाता है, आपकी यात्रा मुफ्त हो जाती है। मैं इस पे आपकी भी तारीफ करूं कि इसमें आपकी पार्टी के सांसद नेता शामिल हैं। इसीलिए आ रहा हूँ सर। अरे चर्चा जब शुरू किए हैं ना, तो अब जैसे आपने एक सवाल पूछा है, हम लोगों के साथ दिक्कत ये होती है ना सर कि हम शो में आते हैं तो बच्चे की तरह परीक्षा लिखने के लिए बैठे हैं। अब आपने एक प्रश्न दिया तो पूरा जवाब तो बिल्कुल लूंगा। नहीं, ये पॉइंट आउट करना दर्शकों के लिए, जहां आप मेरा साथ दे रहे हैं वहां अप्रिशिएट तो करूंगा ना सर। उसके बाद स्वदेश टीवी के दर्शकों के विवेक पे ध्यान, उस पर विश्वास रखते हैं कि वो अगर हम सही बोल रहे हैं तो सही मानेंगे। बिल्कुल, मैंने पॉइंट आउट किया सही बात को जी। तो मेरा मानना यह है कि क्या हम ये कह सकते हैं कि मोदी सरकार आज 185 करोड़ के कर्ज में है और वो 80 लाख करोड़ लोगों को राशन दे रही है, गलत दे रही है? मेरा नहीं मानना है, आम आदमी पार्टी का मानना है कि बिल्कुल सही कर रही है। क्या महाराष्ट्र सरकार 7 लाख करोड़ के कर्जे में है और वो लाड़की बहन स्कीम ला रही है? क्या वो गलत है? मेरे ख्याल से गलत नहीं है, सही है। यहाँ पर बात यह होती है, आप इसके बाद कितने भी बड़े इकोनॉमिस्ट को ले आइए या कुछ भी ले आइए, सीधा सीधा कोई भी मिडिल क्लास वाला आदमी जानता है कि मेरी जितनी कमाई है, मैंने अगर कोई कर्जा नहीं लिया और बिना कर्जा लिए मैं अगर अपने परिवार को चला रहा हूँ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण के लिए दिल्ली की जो सरकार है, दिल्ली की सरकार 74,000 करोड़ रुपए उसका सालाना बजट है। भारत भर के सारे इकोनॉमिक सर्वे से लेके CAG कहती है कि सारे मापदंड ये बताते हैं कि दिल्ली के औसत निवासी की जो वार्षिक आय है, औसत आय है, वो 4.5 लाख रुपए सालाना है, जो कि भारत के आय से ज्यादा है। इसका मतलब दिल्ली कुछ ऐसी पॉलिसीज ला रही है जिसके कारण लोगों के पास पैसा बढ़ रहा है। और दिल्ली सरकार, मान लीजिए मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, 75,000 रुपए महीने में कमा रहा हूँ और 75,000 रुपए कमा रहा हूँ, कहीं पर किसी से मैंने एक पैसा कर्जा नहीं लिया है। अब उसके बदले में अगर अपनी घर की महिलाओं को मुफ्त में यात्रा करने के लिए उनको पॉकेट मनी 2100 रुपए की दे दूं, या मैं अपने बुजुर्गों को कहीं तीर्थ यात्रा करवा दूं, या मैं अपने बच्चे को कहूं कि तुम अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दूं, मेरे परिवार में मैं बिजली इस्तेमाल करूं और उसका मैं अपनी पत्नी से बिल नहीं लूं, क्योंकि दिन भर तो मैं नहीं रहता, मेरी पत्नी घर में रहती है, तो उससे मैं बिजली का बिल थोड़े ले सकता हूं। तो असल में हुआ ये है कि भारत में ये जो दिल्ली का चुनाव है ना सर, ये दो विचारधाराओं के बीच का चुनाव है। पहला आम आदमी पार्टी का मॉडल है, दूसरा एक दोस्तवाद मॉडल है। एक रामायण में एक बहुत अच्छा चौपाई है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। यानी जो हर मिडिल क्लास घर में चलता है, घर के सब लोगों का बराबर ध्यान रखा जाता है, चाहे वो बच्चे हो या बुजुर्ग हो, माता हो या बीमार हो, सबको बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सब कुछ चीजें मिलती है बिना परिवार में किसी से पैसा मांगे हुए। दूसरा है भाजपा का दोस्तवाद मॉडल। वो दोस्तवाद मॉडल ये है जिसमें लेना तो मिडिल क्लास से ही है,
चाहे आपके बच्चे के पॉपकॉर्न पर टैक्स ले लिया जाए या आपकी माँ का हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी ले लिया जाए, पर देना आपको नहीं है, देना आपके कुछ अरबपति दोस्तों को है। पिछले 5 साल में केंद्र सरकार ने कई अरबपतियों को मिला के 10 लाख करोड़ माफ कर दिए। तो अब मुझे ये बताइए कि मैं अपने घर में किसी को मैंने कर्जा दिया है, उसको मैं कर्जा वापस लिए बगैर मैं उसको भगा दूंगा तो मेरे ऊपर तो कर्जा चढ़ते तो मैंने ये भी लिखा है, मैं फिर आप कहूंगा, हमने लिखा है कि भ्रष्टाचार और मुफ्तखोरी देश का दंश है। सर, आपने नेताओं वाली बात की, अभी हम लौटते हैं क्योंकि आप सब राजनीतिक बैकग्राउंड से जुड़े हुए लोग थे। अब हमारे आर्थिक विश्लेषक हैं और जो कि आप सबकी बात सुन रहे थे बड़े ध्यान से, आरपी सर हमारे साथ हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगा क्योंकि हम लोग एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं, तो हम सबका पक्ष बाद में, हम तो कुछ भी कहते रहेंगे, लेकिन जनता को चाहिए कि आप सब तस्दीक करें उस मुद्दे की। हमने तो खोलकर निकालकर खंगालकर ये मुद्दा हम लेकर आई हैं आप सबके विचारणीय पटल पर रखने के लिए। तो सबसे पहले क्योंकि वरिष्ठ हमारे बीच में अश्विनी राणा सर, आप फाउंडर हैं वॉइस ऑफ बैंकिंग। सर, ये क्या संस्था है वॉइस ऑफ बैंकिंग? आपके माध्यम से मैं अपने दर्शकों को बता दूं। राणा सर, आपने अपना माइक म्यूट किया हो सर, आप बात कर रहे थे, माइक म्यूट किया हो फोन का, आपने अनम्यूट कर दीजिए उसे। जी नहीं सर, अभी भी नहीं हुआ। मैं बोलता हूं आपको, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, तब तक मैं होलकर सर के पास चला जाता हूं। कपिल होलकर सर, कपिल होलकर जी, अश्विनी राणा जी से बात कीजिए आप लोग। कपिल होलकर जी, मैं जो सवाल है मेरा, मैं वही जानना चाह रहा हूं। अब तक तो हमने पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोगों को सुना। सर, आप मुझे बताइए, आपके लिए सवाल है मेरे पास में, मैं जानना चाह रहा हूं कि जो सरकारें कर्ज लेती हैं, ये वर्ल्ड बैंक से लेती हैं निश्चित तौर पर, इस कर्ज को देने की म्याद कितनी होती है और इस पर ब्याज कितना होता है? और पिछली सरकार का जो कर्ज था, अगर हम मध्य प्रदेश के आंकड़े कोई देख लें, तो क्या इस टर्म की सरकार ने या शिवराज जी की सरकार ने या दिग्विजय सिंह की सरकार जो कर्ज लेकर गई वो, या शिवराज सिंह की सरकार ने 20 साल में कितना कर्ज लिया? सर, कोई आंकड़ा है जिससे हम थोड़ा सेटिस्फाइड हो पाए कि हाँ, कर्ज लिया तो गया लेकिन कुछ चुका भी? देखिए, दुर्भाग्यवश आज मैं सीधे ट्रैवल कर रहा था और मुझे जब फोन आया तो मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, बट मैं जो मुद्दे आपके यहाँ पे सभी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता यहाँ हैं और जो बातें कर रहे हैं, तो हमें समझना जरूरी है कि आप जो कर्ज ले रहे हैं वो क्या वाकई में, हम कहते हैं ना कि दान भी पात्र को दिया जाना चाहिए, क्या वो उसके लिए एलिजिबल है, क्या वो वाकई वो बेनिफिशियरी है उसके लिए। तो यहाँ पे ये अभी जो एक दौर चला है, एक जो होड़ मची है सभी राजनीतिक पार्टियों में कि इलेक्शन के पहले घोषणाएं करना, या रेवड़ी शब्द यूज किया गया। आज मैं कहीं सुन रहा था कि रेवड़ियां बटेंगी। सो रेवड़ियां बटेंगी क्या रहता है पक्ष? आप देखिए कि आपको किन लोगों को पहुंच रहा है वो बेनिफिट और किन से लेके भेज रहे हैं आप। हमारे यहाँ पे इस वक्त जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो जरूरत है एजुकेशन पे इन्वेस्ट करने की, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करने की, आधारभूत संरचनाओं पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तब जाके रोजगार बनेंगे, और मैन्युफैक्चरिंग पे आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, पर कैपिटा इनकम आपको बढ़ानी पड़ेगी। पूरे देश में कुछ ही शहर ऐसे हैं जिनमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, बाकी जगह नहीं हुआ है। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। जब आप लोगों को फ्री की आदत डालते हैं, ये ना इकोनॉमिक्स, ये सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर देखना होगा हमें, वही उसी फैक्टर पर जी आपको ये समझना होगा कि अगर किसी को एक बार आपने फ्री की आदत डाल दी, तो जब आप अगले इलेक्शन में जाएंगे तो आप वो हाथ नहीं खींच पाएंगे उससे, आपको बढ़ा के ही देना होगा या कम से कम उसे कंटिन्यू करना होगा। आप कैसे इस बात का से दावा कर सकते हैं कि उस व्यक्ति का जीवन स्तर उठाया आपने, पर वो क्या हमेशा उठा रहेगा? क्या आपने उसके हाथ में जो बैसाखी दी है वो बैसाखी लेने के बाद वो लड़खड़ाएगा नहीं? क्या आप ऐसी व्यवस्थाएं कर रहे हैं? हमें इसका जवाब देना होगा। आज सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे राजनीतिक पार्टियां, जब आप भी दिन भर काम करते हैं, हम भी करते हैं, हम जो टैक्स पे करते हैं, मैं बिल्कुल विरोध में नहीं हूँ। जो 80 करोड़ लोगों को कोविड के टाइम पे अनाज दिया गया वो जरूरत थी, पर आज क्या वो कंटिन्यू नहीं होना चाहिए वाकई में उन जरूरतमंद लोगों तक पहुंच रहा है? बहुत सारे सवाल आपको यहाँ पे देखना होंगे कि हम जिस
दौर में हैं, उस दौर में हमें रोजगार मुहैया, हमारा यूथ पॉपुलेशन आज देखिए उसके पास में रोजगार नहीं है। आप क्या उसको लड़का भाऊ, लड़की बहिना, लड़की बिटिया अलग अलग नाम दे के कि आप उसको एक अमाउंट 2000 2500 जो भी आप देते हैं, आज से आप उसको एक आदत डाल रहे हैं, क्या आप उसको स्वावलंबी बना रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। और आपने पढ़ाई का जिक्र किया सर, लाखों रुपए बच्चों की पढ़ाई में लगाकर भी गारंटी नहीं है कि रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये स्थिति देश की है। आज ही का एक मैं देख रहा था कि 3000 लोग लाइन में लगे थे आईटी कंपनी के बाहर इंटरव्यू देने के लिए। बताइए, 3000 लोग लाइन में लगे। प्राइवेट का ये हाल है। तो आप कैसे, कुछ एक सरकारी भर्तियां निकलती हैं सर, तो बिहार में, उत्तर प्रदेश में तो ये हाल है कि ट्रेन की छतों पर बैठकर युवा जाते हैं, ट्रैफिक जैम्स हो जाता है, परिवहन व्यवस्थाएं लड़खड़ा जाती है। आपको इसका हल ढूंढने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज देखनी होगी कि एलिजिबल व्यक्ति को बेनिफिट पहुंचे। उसके लिए आपको सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपको लोगों को काम के बदले पैसा दीजिए आप। जैसे कांग्रेस ने जो योजना चालू करी, मनरेगा की जिक्र किया था, उसके अपनी कुछ हर, देखिए हमारा इतना बड़ा देश है जहाँ कुछ न कुछ लूपहोल्स रहेंगे, बच नहीं सकते। बिल्कुल ठीक। बट आप केवल ये कहें कि आप घर पे बैठिए। एक बात बताइए, अगर आप जिस चैनल में काम करते हैं, आपका चैनल आपको कहे कि भाई साहब आप घर पे बैठिए, हम आपको आपकी तनख्वाह भेजते रहेंगे, 1 साल बाद अगर आपको बुलाया जाए, आप जाएंगे क्या? जाऊंगा नहीं, और स्किल खत्म हो जाएगा ना, आपका स्किल ही खत्म हो चुका होगा। बहुत बढ़िया बात। अभी इसी को आप उस वे में देखिए, अभी लोगों को वर्क फ्रॉम होम हुआ था कोविड में, कंपनियों को पसीने आ गए लोगों को वापस लाने में, ऑफिस बुलाने में, प्रोडक्टिविटी बहुत घटी। बिल्कुल सही बात, क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई। बिल्कुल। अब आप सोचिए कि वो व्यक्ति जिसके घर में 4 महिलाएं, उनको 4 महिलाओं को आप 2-2 ढाई हजार रुपए दे रहे हैं, उसके घर में जो पैसा आ रहा है और साथ में उसको अनाज आ रहा है। चलिए, इजी मनी जो होती है, देखिए ये हमेशा कहा गया है, हमारे पूर्वज कह के गए कि जो मुफ्त का पैसा होता है, वो मुफ्त का पैसा आपको खराब आदतें डालता है। जो मेहनत से कमाया पैसा होता है, वो मेहनत से कमाया पैसा आपको स्वावलंबी बनाता है, और आप अपने रहवासियों को, आप अपने बाशिंदों को देश के एक स्किल्ड फोर्स के रूप में बनाइए, न कि एक आश्रित या बैसाखी पे चलना लोगों के बिल्कुल। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास में। और अभी मैं अश्विनी राणा सर को इस डिबेट में लेकर आ रहा हूं। आप सीनियर भी हैं काफी, और पहले आपसे बात कर रहा था लेकिन तकनीकी खामी की वजह से हो नहीं पाई थी शुरुआत। वॉइस ऑफ बैंकिंग, सर ऐसा लगता है इस नाम को सुनकर कि तमाम जो बैंकिंग से जुड़े हुए मसले हैं उसको लेकर आप लोग काफी आवाज उठाते रहते हैं, मुखर होकर आप लोग अपनी बात रखते हैं। तो सर ये कुछ एक, क्योंकि होलकर साहब इस पर कोई प्रकाश नहीं डाल पाए, कपिल होलकर, अश्विनी राणा सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो साइकिल है कि सरकारें कर्ज लेती हैं, फिर कर्ज कब देती हैं, इस पर ब्याज कितना होता है, और कब तक कर्ज दिया जा सकता है। और अगर आप हिस्ट्री को देखें स्टेट्स की कर्ज लेने की, मैं देख रहा हूं जो पूरी लिस्ट है कि मध्य प्रदेश का कर्ज बढ़ गया, उत्तर प्रदेश का बढ़ा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा, हिमाचल, छत्तीसगढ़, सबका कर्ज बढ़ता चला गया है। ये जो फ्री बीस्ट है, ये कर्ज से बांटा जा रहा है। सर इकोनॉमी कहां जाएगी? राणा जी। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो कर्ज है, चाहे वो सेंटर का हो या स्टेट्स का हो, जो कर्ज हम लेते हैं वो 2 तरह का कर्ज हो सकता है। एक तो हम उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा रहे हैं, यानी एक इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको डेवलपमेंट के लिए, वो कर्ज ठीक है, लेकिन उसको भी जो है कई बार वो दूसरे देशों से फ्री मिलता है, कई बार जो है उसमें कुछ इंटरेस्ट रहता है। लगभग अगर केंद्र सरकार का देखें तो 20% जो बजट है वो कर्ज चुकाने में चला जाता है। तो आप 100 रुपए में से 20 रुपए आपने उधर दे दिए, वो उससे ज्यादा बुरी हालत हमारे स्टेट की है। स्टेट्स के अंदर जो है ज्यादा, जो अभी एक ट्रेंड शुरू हो गया पिछले 10 सालों से, फोकस जो हो गया ये फ्री बीज का, ये एक बहुत हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमने देखे हैं वो देश, श्रीलंका का उदाहरण हमारे सामने है कि किस प्रकार से वो बर्बाद हुआ। चाइना की हालत उसी समय क्या थी कि वहां पर जो कम्युनिस्ट कंट्री था, सब कुछ सब लोगों को सरकार देती थी, लेकिन उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि उनको अपनी इकोनॉमी खोलनी पड़ी, नहीं तो वो बिल्कुल कंट्री, और इकोनॉमी खोलने के बाद वो कहाँ पहुंचे हैं। तो इसलिए उन लोगों को आप जो है असिस्टेंस दीजिए जिन लोगों को वाकई जरूरत है। आप एक जनरलाइज करके जो है पैसे को मत बांटिए। ये एक बहुत हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो। हमारे आपके प्रवक्ता भी कह रहे थे कि हमने ऐसा किया। अरे भाई, आपका जो बजट है, जो CAG की रिपोर्ट है, वो तो आप जो है पटल पे आने नहीं दे रहे, सामने आने नहीं कि हो क्या रहा है।
तो बहुत सारी ऐसी सरकारें हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये एक दूसरे को देखकर जो हम अपना तरीका बदल रहे हैं, ये बहुत जो है गंभीर है। प्रतियोगिता चल रही है। कारण से हम लोगों को जो एक अच्छी आदत नहीं डाल रहे हैं, हम लोग उनको खराब कर रहे हैं। मनरेगा के बारे में बात हुई, मनरेगा एक अच्छी स्कीम थी, लेकिन उसके अंदर भी क्या हुआ कि वो कोई भी स्कीम हो, वो इम्प्लीमेंटेशन जो है, इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए। तो सिर्फ एक दिखावा करके कि हम जो है जनता के लिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली की हालत अगर आप देखें, मैं दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली की हालत इतनी खराब हो चुकी है क्योंकि पैसा जो जहां लगना चाहिए वहां ना लगकर वो दूसरी तरफ में बंट रहा है। और बाकी स्टेटों का भी यही हाल होगा कि पैसे को डेवलपमेंट में लगेंगे तो अच्छा रहेगा। और जैसे कहा कि लोगों ने रोजगार, अगर वो काम के बदले कुछ दिया जाता है, बिल्कुल अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू किया है स्किल इंडिया के नाम से कि अप्रेंटिसशिप उनको लगाकर उनको कुछ पैसा देंगे, लेकिन वो भी कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो परमानेंट सोल्यूशन में जाना पड़ेगा, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट में होगी तो डेवलपमेंट से रोजगार भी आएगा और देश भी आगे बढ़ेगा, दोनों तरीकों से लाभ होगा। और रोजगार डेवलपमेंट होगा तो डेवलपमेंट सिर्फ मशीन से नहीं कर सकते, उसमें लोगों का रोजगार भी संभव होगा, उसमें लेबर भी चाहिए, सब तरह का कुछ चाहिए। तो उसके कारण से लोगों को एक जो है लोगों का भी विकास होगा, देश का भी विकास होगा। तो आप लोन लीजिए, और बहुत सारे लोन जो है जो स्टेट लेते हैं, स्टेट रिजर्व बैंक से भी पैसा लेता है, बैंकों से भी लेता है, बॉन्ड्स भी जारी करता है, अलग अलग तरह के जो है, क्योंकि हर एक तरह के लोन की एक सीमा है, उससे ज्यादा वो वहां से नहीं ले सकते, लेकिन वो चुकाना भी पड़ता है, चुकाते हैं, लेकिन चुकाने में ही उनका बजट जो है वो मैक्सिमम उसमें चला जाता है। टैक्स इस देश में, पूरे वर्ल्ड में हम सबसे ज्यादा टैक्स पे ही कंट्री है, पूरे वर्ल्ड में इतना टैक्स कहीं नहीं लिया जाता। नहीं, ऐसा नहीं है, बाकी कंट्रीज में टैक्स बहुत ज्यादा है कई, और हमारे देश में भी अगर आप 77 और 77 से पहले के आप देखेंगे तो हमारा यहाँ पर टैक्स का जो रेट था वो 90% तक था। तो इसलिए अभी सब लोगों को लगता है कि हम बहुत ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ओवरऑल आप जीएसटी देख लीजिए, मैं तो सर ओवरऑल टैक्स गिनूंगा ना, मैं सिर्फ इनकम टैक्स नहीं देखूंगा। नहीं, कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है इस कंट्री में, आप रोड पर चलेंगे, आप गाड़ी खरीदेंगे तो आप आरटीओ देते हैं, इंश्योरेंस देते हैं, फिर आप टोल भी देते हैं। बिल्कुल, वो कह रहा हूं कि उसके अंदर जो है एक और जो जहां ज्यादा है वो होना चाहिए, लेकिन जीएसटी की समस्या क्या है, हम जो है ना ब्लेम कर देते हैं सेंटर को कि सेंटर कर रही है, लेकिन वो काउंसिल है, काउंसिल में सभी स्टेट हैं, सभी स्टेट की सहमति के बिना कुछ नहीं होता। अभी आपने लोगों के जो इंश्योरेंस के ऊपर, जीएसटी के ऊपर जो कम करना था, लेकिन उसके ऊपर सहमति नहीं हो सकी, तो कैसी पॉलिटिकल पार्टी है कि भाई इतना आप हेल्थ को जो है सुधार नहीं रहे, लोगों को मजबूरी में इंश्योरेंस लेनी पड़ती है, उसके ऊपर 18% ले रहे हो, और उसको आप कम करने के लिए तो सर हेल्थ तो आप बीच में लाइए इसलिए क्योंकि हेल्थ सेक्टर जो है इस देश का वो तो बेलगाम घोड़ा है, यहाँ तो जो कुछ चाहे वो कर सकते हैं, जितने बड़े महंगे यहाँ बढ़ाने के लिए एमएलए एक रेजोल्यूशन पास करते हैं और तनख्वाह बढ़ जाती है, बिल्कुल, लेकिन लोगों को देने के लिए सहमति नहीं बन पा रही। कैसे पॉलिटिशियन लोग हैं ये? नहीं, और जो सरकारी अस्पताल हैं, अगर कुछ एक एम्स को छोड़ दिया जाए तो आप उसकी स्थिति देखिए ना, इस देश का जो जनप्रतिनिधि, जैसे हम ये कहते हैं कि बड़े लोग और बड़े नेता अपने बच्चों को क्या सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे, तो इस देश में सबसे ज्यादा जो बदतर हालत है वो एजुकेशन सिस्टम की और हेल्थ की है। बहुत बड़े जो लीडर्स हैं, कभी वो अपना इलाज कराने किसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाते हैं क्या? वो तो मेदांता में जाते हैं, गुड़गांव में जाते हैं, लीलाबेन में जाते हैं, टाटा मेमोरियल में जाते हैं, वहां पर लग नहीं रहा उसकी डेवलपमेंट के ऊपर, पैसा कहीं और लग रहा है। खैर ये डिबेट दूसरी तरफ ना जाए, मैं लेकिन देश का और राज्य का सुधार नहीं कर सकते। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास। आप, हमारी बारी है, क्योंकि हमारे चैनल हेड हैं आरपी श्रीवास्तव सर हमारे साथ हैं। सर, मैं यही कोशिश कर रहा था समझने की और हमारे दर्शकों को, हमारे प्रदेश की आवाम को ये चीज़ बताने की कि अगर आप फ्री की रेवड़ी लेते हैं, फ्री की सुविधाएं लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप झुग्गी झोपड़ी में चले जाइए, आपने भी देखा है मध्य प्रदेश को बहुत सालों से, मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में जब आप सड़कों से गुजरते थे तो खपरेल वाले मकान दिखते थे। अब आप गुजरते हैं तो आपको लेंटर्स और पक्के मकान चहुं ओर दिखते हैं, लाइट्स दिखती हैं, प्रधानमंत्री सड़कें दिखती हैं और सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन एक दिक्कत है जो हुई है, अब खेती हर मजदूर जो थे उन्होंने काम करना छोड़ दिया है।
गांव के पंच सरपंच किसान परेशान हैं, किसान का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ रहा है लेकिन उसे फ्री बिजली मिल रही है। तो कुल मिलाकर ये जो फ्री बीस्ट है उसने इस देश की जड़ों में दीमक जैसा काम किया है। आपको अभी भले ही लग रहा है कि हरा भरा है, लेकिन इसके जैसे अभी हमारे एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि इसके दूरगामी परिणाम चाइना और श्रीलंका जैसे ना हो जाएं। नहीं, देखिए अक्षय जी, बड़ा सवाल बड़ा मौजूद है। और आप देखिएगा कि जहाँ तक फ्री बीज का सवाल है, देखिए एक तो तय है कि अगर कोई भी देश या कोई भी जो सरकार हो वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना जरूरी होता है और वो कर रही है। अगर ज़रूरतमंद को सुविधा उपलब्ध कराई जाती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सरकारों का दायित्व है कि लोगों के सुख दुख का ध्यान रखें। हितग्राही कौन है? हाँ, अब रही बात है कि जैसे अब अभी ये बात चल रही थी कंपटीशन। भाई आप ठीक है ध्यान रखिए ना, लेकिन जब चुनाव आता है तो जैसे होड़ लग जाती दलों में, हर एक बोलता है कि अगर हम ये 3,000 रुपया देंगे तो दूसरा बढ़ा करके अपने चुनावी वायदे में करता है कि हम 3,500 देंगे। सवाल है कि उसका रोड मैप कोई भी दल नहीं देता। अब दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कर्ज लेने वाली बात। कर्ज लिया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, तमाम चीज़ों के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, ताकि रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा सृजित हो और लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोगों की ज़रूरतें पूरा होंगी। अगर सिर्फ फ्री में सारी चीज़ दे देंगे और एक पर्टिकुलर तबके को इस तरह से अपंग बना देंगे कि भाई उनको काम ही नहीं करना, वो जाएंगे ही नहीं। आप मजदूरी बढ़ाइए ना, कौन मना करता है? आप जैसे अभी सवाल कर रहे थे कि एमएसपी किसानों की जो है आय बढ़ाने के लिए उनको फ्री में 2-4 हज़ार रुपया महीना देने से बेहतर है कि उनके एमएसपी पर खरीदारी करवाइए। आप इन सारी चीज़ों पर डेवलपमेंट करिए, निश्चित रूप से कहीं न कहीं पर देश का भला होगा। लेकिन अब ये स्थिति हो गई है और हमारे सभी साथी जो भी भारतीय जनता पार्टी के वैद्य साहब हैं, तमाम लोगों ने स्वीकार किया कि अब ये मजबूरी बन गया। भाई चुनाव जीतने के लिए तो आपको बांटना पड़ेगा। अगर जिस दिन आपने किसी योजनाओं को रोका इस तरह की, तो आप समझिए उस पार्टी के लिए बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, बिल्कुल दुश्मनी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। और वो जो वोटर जिनको इस दम पे आपने अपने पाले में रखा, वो निश्चित रूप से आपसे छिटक जाएगा। तो अब ये मान के चलिए कि आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उसमें इस तरह की रेवड़ी बंटने का एक परंपरा हो गई है और लोगों को बांटना पड़ेगा। आपने एक बड़ी बात अच्छी कहा कि पिछले 4-5 सालों से 2020-21 से लेके अब तक आप सोचिए, तब से लेके अब तक कम से कम 1.5 गुना हो गया राज्यों पर कर्ज। माने जो 6 लाख करोड़ था वो 9 लाख हो गया। हमको लगता है कि अभी जो वादा और वादे का पिटारा खोला गया है और फिर जैसे जहाँ 1250 दे रहे हैं, भाई सवाल तो खड़ा होगा ना, एक स्टेट में आप 1250 रुपया महिलाओं को दे रहे हैं, दूसरी जगह 2,500 का वादा किए, एक जगह जो है आप चले जाइए साउथ में कांग्रेस, ये भी समानता रखनी होगी। हाँ, तो या तो पूरे यूनिफॉर्मिटी ले आएगी, पूरे देश भर में सारी महिलाएं एक ही तो है, एक ही जैसी हैं और उनको उसी हिसाब से दीजिए। तो ये जो कर्ज का जो बढ़ता जा रहा है दायरा, तो हमें लगता है कि अगर आपने तो मतलब जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड है वैसे आपने रेवड़ी सिविल कोड की बात। देखिए रेवड़ी सिविल कोड नहीं है, मेरा ये कहना है कि या तो बांटिए तो समान रूप से बांटिए ना। सही बात। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि समानता ही तो वोट बैंक खरीदने की पावर है। अब आप जैसे मानिए कहीं 1250 देना है, एक जगह 2,500 दे, जब अगला चुनाव आएगा तो आपको 2,500 करना पड़ेगा। तो आप बताएंगे कि हम उस राज्य में हमने 2,500 रुपया दिया, यहाँ भी दे रहे हैं। मतलब जनता को जो लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं उनको इस बात को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि भाई आप हमें मिलेगा। अच्छा, बीच में आप देखिए कभी ऐसा आता है कि कई दल ऐसे जो विपक्षी हो बोलते हैं अब ये बंद कर देंगे। पता चला मालूम क्या, जो डेडलाइन है उसे पहले ही बांट देती सरकार। देखिए हम ऐसा नहीं करेंगे। तो हमारा कहने का मतलब है कि ज़रूरतमंद को मिलना चाहिए। बिल्कुल इससे कोई इकॉनमी पर कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसके साथ साथ जो है डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रोजगार बढ़ाएं ताकि इसकी ज़रूरत न पड़े, मजदूरों को उसकी मजदूरी ज़्यादा दें ताकि वो जो फ्री में ना जाए, और जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और चौथी सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो भी चीज़ें करने जा रहे हैं, आप निश्चित रूप से आपको ये प्रयास करना पड़ेगा, कोई भी सरकार हो, आगे बढ़ने के लिए। शिक्षा, स्वास्थ्य जिसकी बात अब कर रहे थे कि इतनी बुरी हालत में है, उनको सुधारने का एक तरीका ये भी है कि इन सारी चीज़ों को होगा तो लोग जाएंगे, लोगों के पास इनकम होगी तो लोग इन जगहों पर जाएंगे, पे भी करेंगे। लेकिन अगर इन चीज़ों में सुधार नहीं होगा तो निश्चित रूप से पूरा देश परेशान होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये जो प्रतियोगिता है, जो होड़ है, इस पर जरूर कहीं कहीं राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए, नहीं तो उसका भार जो है मिडिल क्लास जैसी बात हो रही है कि टैक्स पेयर के ऊपर पड़ता है और शायद टैक्स पेयर
कब तक टैक्स देता रहेगा। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। और अब अंतिम समय है, सब मेहमानों से हमें एक रिएक्शन, क्विक रिएक्शन, क्योंकि अंतो गत्वा कर्णधार तो भाई आप ही लोग हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, और हम सब चाहे आर्थिक हमारे सलाहकार हों, विश्लेषक हों, हम पत्रकार हों, हम तो बस राय दे सकते हैं और जो है विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन अंतिम में कानून बनाना, चीज़ों को सुधारना, ये राजनीति के गलियारों में और सत्ता में ही और संसद में ही ये हो सकता है। तो प्रदीप बैस साहब, उपाध्याय साहब, सिद्धार्थ शर्मा जी, मेरे मुंह से गलती से सौरभ शर्मा ना निकल जाए, बड़ा डर लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं बार बार, क्योंकि आज पूरा दिन हो गया ना, सौरभ शर्मा बड़े दिनों में दिख रहे हैं, तो मैं ये भी तो सोच रहा हूँ कि ये जो 500 करोड़ और ये परिवहन का और ये पता नहीं कौन कौन से जो घोटाले होते हैं, ये 5000 करोड़ 500 करोड़, ये सब बोझ कहाँ जा रहा होगा? इसके लिए कोई अलग खाता कुबेर के पास तो है नहीं। हाँ, ये सब सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन इलेक्ट्रल बॉन्ड का पिटारा खुला था ना, उस दिन भाजपा ने ये मान लिया था कि उसके पास 6600 करोड़ रुपया का अघोषित संपत्ति है, उसमें से शराब घोटाले के मुख्य अभियुक्त से भी 60 करोड़ रुपया उन्होंने ले लिया था। ये भाजपा ने खुद कहा था। तो खैर, मैं ये आपकी चर्चा राजनीतिक नहीं है, थोड़ी सी स्तरीय है। मैं आरोप प्रति, मैं एक्चुअली देश हित में एक योजनाओं का जो है, जो देखने सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, मैं उसकी समीक्षा कर लूं जरा। अंतिम समय है मेरे पास में कुछ समय इस डिबेट के लिए। स्वदेश टीवी का भी अपना एक स्टैंडर्ड है। जी। तो मेरा ये मानना है कि देखिए, सीधी बात है कि भारत सरकार को ना हर साल 16 लाख करोड़ का राजस्व आता है। हर आदमी, छोटे से छोटा आदमी माचिस भी उपयोग करता है तो टैक्स देता है। मतलब हर परिवार से भारत सरकार के पास 50,000 रुपए टैक्स से आता है। तो भारत सरकार अगर किसी महिला को, दिल्ली सरकार किसी महिला को 2100 रुपए, उसमें से 50,000 रुपए ले ली है, 2100 दे तो पेट में दर्द क्यों है? इसीलिए दिल्ली में सब लोग ये इस कार्यक्रम में सब लोग मान रहे हैं कि अब तो फ्री भी चलेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने शुरू तो एक जैसे एक फिक्स कर, सर देश हित में कुछ तो करना पड़ेगा ना। आप लोग बढ़ा कर घटा कर काम करेंगे तो कैसे चलेगा? हाँ, देश हित में होगा ये कि आम आदमी पार्टी की मुफ्त सुविधाएं जो है ना, वही बचत भारत में होने वाली है। दिल्ली के लोग इसीलिए वोट करेंगे क्योंकि उनको फ्री बिजली मिल रही है। दिल्ली के लोग इसीलिए वोट करेंगे क्योंकि उनको फ्री शिक्षा मिल रही है। लेकिन सर ये किस तरफ लेके जा रहे हैं? बंद हो जाएगा। नहीं तो ये आप अपने ऊपर एक सर, ये आप दिल्ली की मानव जाति हो, आप उसको सिर्फ एक वोट बैंक, एक कंप्यूटर, एक कैलकुलेशन, एक सिर्फ कैलकुलेटर मत समझिए सर। वी आर ह्यूमंस, हम हमारी आदतें बिगड़ जाएंगी सर। नहीं, मेरा ये कहना है कि क्या दिल्ली का मिडिल क्लास वाला एक आदमी भाजपा को वोट देने के बाद जो उसको महीने में, आपको पता है, मैं बिजली का खटका बंद नहीं करता। मुझे लगता है कि ये बिजली तो मेरे घर की छत पे पैदा हो रही है। आपने बिजली फ्री बांट दी। मिडिल क्लास परिवार को अगले 5 साल में 15 लाख का घाटा हो जाएगा। ठीक है सर, हर खाते में जो मोदी जी बाकी लोगों का समय चला जाएगा, वो उल्टे निकल जाएंगे। यही होने वाला है। ठीक है बैस साहब, प्रदीप बैस साहब, देश हित में सर कुछ तो सोचना पड़ेगा। ये योजनाएं अगर आप लोग कंपटीशन कर करके, छलांगे मार कर, दौड़ लगा कर रेवड़ियां बांटेंगे सर, तो क्या होगा इस देश के खजाने का? और जैसा कि अश्विनी राणा सर ने कहा कि स्थिति चाइना और श्रीलंका जैसी ना हो जाए, क्योंकि हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। अक्षय सर, मैं अभी किसी ने बात की है कि आपके कार्यक्रम का स्तर है। शायद मैं काफी समय से आपके चैनल पे 1.5 साल 2 साल हो गए मुझे आपके चैनल पे चर्चा करते हुए। तो आज जो विषय आपने रखा है, निश्चित तौर पे हम सभी भारतीय हैं और हम सभी एक किसी न किसी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, तभी हम यहाँ बैठे हुए हैं। और मैं अब बात करता हूँ सर, मैं आपने राजनीति की बात मैं नहीं करूंगा। मैं एक संस्मरण बताता हूँ। दिल्ली में महिलाओं के लिए फ्री बस है। मेरे आंखों के सामने की बात है। एक युवती आई, उसने जो है बस वाले को 5 रुपए दिए कि मुझे अगले स्टैंड तक जाना है, टिकट दे दो। तो कंडक्टर ने पूछा कि अरे आपका तो फ्री है। तो लड़की ने बोला कि भाई साहब आप टिकट दे दीजिए ना, मुझे फ्री नहीं लेना है। मैं उस बहन को माध्यम से प्रणाम करता हूँ और मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि भारत का प्रत्येक नागरिक, मैं सबसे पहले भारत नागरिक हूं, और फ्रीबीज या इस तरह से जब कार्य क्षमता घटेगी देश के नागरिकों की, तो क्या स्थिति होगी। एक पढ़ा लिखा नागरिक होने के नाते मैं इसकी कल्पना कर सकता हूं कि कितनी भयावह स्थिति होगी। आज शिक्षा की बात करिए, मैं एकदम राजनीति की बात नहीं करना चाहता। यह हम सबकी जिम्मेदारी है। ये देश जितना विपक्षियों का है, जितना मेरा है उतना ही विपक्षियों का है, उतना ही उस भी व्यक्ति का है जो कारावास में है, वो भारत का अगर नागरिक है किसी कारण से तो। लेकिन सबसे भी बहुत महत्वपूर्ण है कि
आखिर हम नरेटिव बार बार रिपीट करके क्या बताना चाहते हैं कि एक राज्य के लोग या एक वर्ग के लोग बहुत ज्यादा फ्री पाले, ज्यादा सुविधाएं पाले और दूसरे वर्ग के लोग एकदम से उससे विमुख रहे, तो इससे सामाजिक असंतुलन कितना बढ़ेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं जानता हूं कि मेरा नेतृत्व तो बहुत ही सशक्त है, वो कठोर निर्णय ले लेगा और हमें चाहे कितनी भी झेलनी पड़े, बातें सहनी पड़े, सुननी पड़े, हम उसको झेलेंगे, लेकिन अगर वो राष्ट्र हित में तो उसको होना चाहिए। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि अगर देश का नागरिक इस बात पे चर्चा करे और एक नागरिक एक दूसरे नागरिक डेवलपमेंट के लिए हो सर, ये कितना महत्वपूर्ण है, ये कितना महत्वपूर्ण है कि हम फ्री के चक्कर में ना पड़े। फ्री के चक्कर में हमारा चरित्र चला जाता है, हम बहुत ज्यादा घाटे के चक्कर में रहते हैं। लेकिन आज ये समय की मजबूरी बन गई है कि कोई पॉपुलिस्ट, कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ओवर, अति, जिसको बोलते हैं ना अति में, कि नहीं हम तो ही आपका भला करेंगे, हमसे बढ़िया आपका कोई भला ही नहीं कर सकता, वो एक्चुअल में कितना देश का नुकसान कर गया। ये चूंकि आज राजनीतिक चर्चा नहीं है, इसलिए मैं दिल खोल के कह रहा हूं, मेरे पास शब्द हैं और मेरे पास बोलने की क्षमता भी है कि आखिर प्रत्येक नागरिक को क्या सोचना चाहिए इसके लिए लेकर के। नहीं देखिए, अभी यहाँ विशेषज्ञों ने माना कि 80 करोड़ जब कोविड काल था तो ठीक था, लेकिन आप ये बताइए कि क्या इस समय की ये मजबूरी नहीं है कि राजनीतिक दल जो थोड़ा सा भी राष्ट्र को सोच के चलते हैं उसको गंभीरता से सोचे। सर आप और हम लोग बड़ी इंटेलेक्चुअल बात करते हैं। ये फ्री की स्थिति जो है ना, आपको पता है पंचायत चुनावों में स्तर क्या होता है? आप कहेंगे या मैं बोलूं? सर 55 वर्षों तक एक विशेष विचारधारा ने इस देश पे शासन किया है। अभी बात शिक्षा की हो रही थी, मैं कहूंगा अक्सर, मैं एक शिक्षक का पुत्र हूं और मुझे पता है, मेरे माता पिता दोनों शिक्षक हैं, कितना महत्वपूर्ण है शिक्षा का सही डाउनलोड होना प्रत्येक नागरिक के लिए। मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं राजनीतिक चर्चा में नहीं उतरना चाहता सर। ये अगर इस तरह के आप बात करेंगे तो मुझे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाने होंगे। मैं आप फ्री 20 के चक्कर में गिरती हुई हमारी जो नैतिकता का पतन हो रहा है ना, मैं उस पर फोकस कर रहा हूं सर आपका। नहीं सर, वो कितना घातक है हमारा, हम जो है एक आनुषंगिक संगठन। मैं किस ओर इशारा कर रहा था वो भी आप समझ गए होंगे सर। शराब के क्वार्टर्स में वोट बिकते हैं सर नगर पंचायतों में, आपको तो पता है। सोने चांदियों की अंगूठियां बांट दी जाती हैं सर। मैं सर पतन यहां तक हो रहा रहता हूं और उसकी नहीं, मैं उसकी भयावहता जानता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मैं तो बस ये एजुकेट करता हूं कि आज जो आपको शराब दे रहा है वो 5 साल तक आपके हिस्से का, आपका खून का कतरा कतरा चूसेगा, इसलिए शराब के चक्कर में ना पड़े। मतलब आप सोचिए ना, एक संवैधानिक अधिकार जो इस देश में जन्म लेते साथ ही उस व्यक्ति को, उस भारतीय नागरिक को मिलता है, जो उसको देश की संसद ने दिया है, वो उसकी कीमत क्या लगा रहा है? वो एक क्वार्टर बाई वन गेट वन हो जा रहा है सर, बाई वन गेट वन हो जा रहा है एक क्वार्टर। तो मैं क्या कहूं, ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारे समय का दुर्भाग्य है। हमने बहुत सी भाग्य वाली भी चीजें देखी, लेकिन ये भी एक बहुत कड़वी सच्चाई है कि आज लोग एक क्वार्टर पे अपना वोट बेचने के लिए तैयार हैं। आखिर कौन लोग हैं वो जो इसको सर ये चला दिल्ली से, क्यों नहीं रुकना चाहिए? आप सर प्रदीप सर आप इस पर फोकस करें, ये चला दिल्ली से है। ये प्लानिंग्स वहां बनी थी, योजना आयोग ने बनाई। 25 साल से नहीं है सर, हमारी विचारधारा की सरकार यहाँ पे 25-30 वर्षों से नहीं है। सिद्धार्थ शर्मा जी कुछ एक बड़ा रिसर्च लेकर आ गए, कुछ चिट्ठा बता रहे हैं। अब ये दर्शकों को तय करना है, अगर दिल्ली के दर्शक इस बात को देख रहे हैं तो ये उन्हें तय करना है। हमने बड़ी गंभीर बातें की हैं और बहुत अच्छी बात यह है कि हमने कोई कटाक्ष नहीं किए। भाजपा ने 12,000 रुपए में होमबार खुलवा दिया है, भूल गए क्या? भाजपा ने उत्तर प्रदेश में 12,000 रुपए लेके सर चुनाव लड़ने का पैसा नहीं था। गोवा के चुनाव के लिए आपने नकली शराब पी के मर जाते हैं, चुनाव के लिए लोग नकली शराब पी के मर जाते हैं। अरे कुछ बोलते नहीं, मेरा तो कहना ये है, आप आ गए ना, एक पे एक शराब देने वाले आप आ गए ना। चलिए ठीक है, राणा साहब के पास मैं जरूर जाऊंगा अंत में। इनका स्तर है, उपाध्याय साहब डर की बात कर रहे थे, ये आ गए अपने स्तर पे। चलिए चौवन हो चुका है। राणा सर कुछ कह रहे हैं सर, शराब फ्री देने वाले थोड़ा सा बात करने चले हैं। चलिए राणा सर कुछ कह रहे हैं क्या? इनको शर्म नहीं आती कि इनको क्या बात करनी चाहिए? एक के साथ एक फ्री देने वाले आप थे यहाँ पे। सर समय समाप्ति की ओर है, कुछ और रिएक्शन ले लूं मैं? राणा सर कुछ कह रहे हैं, सर आप शुरू कीजिए। हिंदू हृदय सम्राट जो है। चलिए ठीक है, समय समाप्ति की ओर है। अब माफी चाहूंगा मैं, लेकिन मैं आप सबसे विनम्र निवेदन, हाथ जोड़ के यही गुजारिश करता हूं कि जो मानसिकता और नैतिकता का पतन इस देश में हुआ है, फ्री 20 के चक्कर में उसे रोकना होगा। और इस देश की जनता, इस प्रदेश की आवाम भी ये सोचे, जहां जरूरत हो वहां
खर्च हो सरकार से लें, सरकार डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करे और जो ज़रूरतें हैं, नैतिक ज़रूरतें, उसके लिए एक भौतिक ढांचे को खड़ा करने की आवश्यकता है। और इसी के साथ इस बहस में, आज के इस डिबेट में बस इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश, सबसे पहले देश। फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। और अपडेट्स के लिए लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। साथ ही YouTube पर बेल आइकन दबाना ना भूलें और विजिट करें हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर।